हेलो दोस्तों, शून्य सिविल एकेडमी में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम चल रहा है डेली आंसर प्रैक्टिस, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ मिल रहा है, ऐसा जो लोग देख रहे हैं और कमेंट से हमें पता चल रहा है। दोस्तों, आपको अभी हम बात ही कर रहे थे एक दो दिन पहले कि आरएस 2026 की वैकेंसी आने वाली है। और ये लो 2026 की वैकेंसी 27 तारीख को आ गई है। बहुत अच्छे पदों पे वैकेंसी आई भी है और आगे भी इसकी संभावना है कि इसमें पदों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो आप सभी अभी बहुत अच्छे ढंग से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, प्री के साथ साथ मेंस की प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहिए। मैं आपको 100% भरोसा दिलाता हूं कि अभी जिस बार प्री के लिए आरपीएससी ने बहुत अच्छा टाइम दिया है, जो 6 महीने का, प्लस आप अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए प्री के साथ साथ मेंस के जो टॉपिक है, मेंस का जो सिलेबस है, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा सिलेक्शन है वो मेंस के मार्क्स पे और फिर इंटरव्यू के मार्क्स पे डिपेंड करता है। लेकिन प्री इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्री पास करने के बाद आप मेंस लिख पाते हैं। तो आप मेंस की जो वेटेज है उसको समझिए और मेंस की जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो कीजिए। जैसा कि यहाँ पे ओलंपिक प्रोग्राम से जो भी जुड़े हुए हैं वो लोग भी लगातार लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप भी इसमें जुड़िए। या आपको जो आपको डेली सेशन दिखाया जा रहा है आप उसमें देखिए कि कैसे आपकी जो आंसर राइटिंग है उसको और धारदार और बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। और आपने देखा होगा जो आज पेपर 1, 2, 3, 4 सबकी जो कॉपियां आई थी 2023 में, आपने देखा होगा कैसे जो हार्ड मार्किंग हो रही है और छोटे छोटे पॉइंट्स है उस पर गोला करके नंबर काटे जा रहे हैं। तो आप अगर अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे, तो इट इज द इवेंचुअली यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। So let's start with today's daily answer practice, and the questions today related to State Election Commission, RPSC, फाइनेंस कमीशन, एडवोकेट जनरल। तो आज जो हमारे टॉपिक है वो राजस्थान पॉलिटी के हैं, राज्य निर्वाचन आयोग, आरपीएससी, वित्त आयोग, ये आपने पहले भी पढ़ेंगे। और महाधिवक्ता जो नया ऐड हुआ है, तो ये वाला टॉपिक है, आपको अच्छे से देखना है। तो इनमें जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इसके क्वेश्चंस जो पिछले सालों में भी आए हैं, तो आपको कैसे क्वेश्चंस को लिखना है ताकि आपको अच्छा नंबर और एज मिल सके, तो उसके लिए अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष स्थानीय स्वशासन चुनाव सुनिश्चित करने वाली धुरी है। इस कथन की समीक्षा करते हुए आयोग की स्वायत्ता से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। तो अब हमें क्वेश्चन को क्या की पॉइंट्स पकड़ने हैं, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, what examiner wants from us. So now it is our duty to read the questions 2 times and deliberately answer in such a manner that you can address the questions properly. तो देखिए, आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा है कि द स्टेट इलेक्शन कमीशन सर्व एज द लिंचपिन फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। तो आपको इस चीज की तो समीक्षा करना है। क्या करना है? समीक्षा करना है, यानी ये बात ठीक है। तो रिव्यूइंग दिस स्टेटमेंट एनालाइज द चैलेंजेस एसोसिएट विद द कमीशन ऑटोनॉमी, यानी कमीशन जो है वो चुनाव करवाता है स्वशासन के जो अपनी संस्थाएं हैं इनका, पंचायती राज वाला, ये बात ठीक है। अनुच्छेद 243 के, जिसमें अपने राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, उसमें चुनाव करवाता है। लेकिन उसकी स्वायत्ता क्या है, उसके सामने समस्याएं क्या है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के जो दोनों सेगमेंट है इनको बहुत ही बेहतर ढंग से एड्रेस करना है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अभी देखिए, जैसे ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे लिए है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन और इंडिया में वैसे विधानसभा और लोकसभा के करवाता है, वैसे ही हमारा जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो ये करवाता है चुनाव हमारी पंचायतों के। तो हमारे एक तरह से दूरी का काम करता है। और आयोग की स्वायत्ता से जुड़ी हुई, अब आयोग का क्या है कि आयोग में जैसे सेंटर में जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और कमीशन होते हैं, उनके पास में जो स्वायत्ता होती है, उनके पास जो काम करने के लिए मशीनरी है वो थोड़ी ज्यादा है, और उनके पास में इलेक्शन करवाने के लिए। और जबकि अपने जो राजस्थान में करते हैं इसमें सरकार पे डिपेंड करता है। अभी आप खुद देख रहे हैं कि इस बार भी अभी जो इलेक्शन है, पंचायतों के इलेक्शन जो हो रहे हैं वो थोड़े डिले हो रहे हैं, तो बार बार कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भी बोल रहे हैं कि आप बताइए आपने इस टाइम पे चुनाव क्यों नहीं करवाए, सरकार से कह रहे हैं क्यों नहीं करवाए। तो इतना जो इसकी स्वायत्ता है वो वैसी नहीं है जैसी केंद्र सरकार में जो चीफ इलेक्शन कमीशन बैठते हैं या जो वहां पे पार्लियामेंट संसद के लिए या फिर विधानसभा के लिए चुनाव करवाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के जो सेगमेंट है इनको पैरेलली आपको देखना है, तब आप बेटर आंसर लिख पाएंगे। तो इसका जो अपन आंसर है इसको और ढंग से देखते हैं
कि राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 के और जेड ए जो नया अपने उसकी नगर पालिकाओं के लिए है, उसकी संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य पंचायतों का निष्पक्ष और नियमित चुनाव करवाना है, जो हर 5 साल में चुनाव करते हैं। हालांकि इनकी जो स्वायत्ता है उसमें कई चुनौतियों से प्रभावित होती है। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों सेवा शर्तों पर राज्य सरकार का प्रभाव होने से राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका बनी रहती है। वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक ढांचे के लिए आयोग राज्य सरकार पर निर्भर रहता है, जिससे उसकी स्वतंत्र कार्य क्षमता सीमित रहती है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार की बहुत सारी जो चीजें हैं उनके ऊपर इनकी डिपेंडेंस रहती है। तो इसलिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको कहीं न कहीं हर चीज मिलने में राज्य सरकार की जो पूरी साथ है वो चाहिए होता है। इसलिए इसकी स्वायत्ता तो है, ऑटोनॉमी है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज्यादा सुधार करके इसको अधिकार देकर इसको एक और स्वायत्त संस्था बनाने की जरूरत है राज्य निर्वाचन आयोग की, तो ये बेटर काम कर पाएगी। इसके अलावा देखिए, आपने देखा होगा जो अभी डिलिमिटेशंस होता है, एडिशनली द डोमिनेंस एंड प्ले बाय स्टेट गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशंस एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ रिजर्वेशन रेज क्वेश्चंस रिगार्डिंग इलेक्टोरल impartiality. The availability of staff and police forces required for the conduct of election also remain contingent upon the state administration. तो state administration का इसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो therefore to ensure the effective functioning of the local self government, it is imperative to grant SCC greater administrative and financial autonomy. अगर फाइनेंशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इसके पास ज्यादा होगी तो इसका मतलब है ये चुनाव को और ज्यादा अच्छे से, टाइमली, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से तथा अपनी जो भूमिका है उसको और बढ़िया और डोमिनेटली अदा कर पाएगा। तो ये अधिकार देने की ज्यादा जरूरत है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के बीच जो मुख्य अंतर है उनको रेखांकित करना। हाईलाइट द की डिफरेंसेस। अपने को की डिफरेंसेस बिटवीन द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन एंड द स्टेट फाइनेंस कमीशन। एज यू ऑल नो दैट जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है वो आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और अपना जो राज्य का वित्त आयोग है वो अपने 73 74 कॉन्स्टिट्यूशनल के बाद में जो ये चुनाव आयोग, वित्त आयोग, इन सब की व्यवस्था है वो आर्टिकल 243I के तहत है पंचायतों के लिए। तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर आपको, वैसे तो बेसिक डिफरेंस आपको पता ही है कि डिफरेंस ये होता है कि जो अपना केंद्रीय वित्त आयोग होता है वो केंद्र और राज्य के बीच में जो करों का बंटवारा है वो कैसे होगा, सेतीज कैसे होगा, और जो अपना लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल यानी दोनों हॉरिजेंटल में कैसे देते हैं। तो इन बीच में जैसे उसमें अपन देखते होंगे कि कितनी वनों की है, भूमिका है, क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, मतलब वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर देखते हैं कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह से जो राज्य वित्त आयोग होता है वो राज्य सरकार के पास जो कर है, राज्य सरकार के पास जो हिस्सेदारी है, उससे पंचायतों को कितना बांट सकते हैं, उस पंचायतों में उसकी हिस्सेदारी कितना हो, इसके हिसाब से राज्य वित्त आयोग का काम करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है आप उनको सेगमेंट वाइज अलग अलग आर्टिकल में लिख करके और फिर उनके पॉइंट्स बना करके लिखेंगे तो ज्यादा आंसर अच्छा होगा। ये देखिए आप यहाँ पे कि केंद्रीय वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच में करों के वितरण तथा सहायता अनुदानों की सिफारिश करना, और उसके विपरीत राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों, नगर पालिकाओं के लिए वित्तीय संस्थानों के बंटवारों की सिफारिश करता है। एज यानी ये रिकमेंडेशन करता है दोनों जो वित्त आयोग है वो, और अपन ने जैसे जैसे बात किया है वैसे मतलब इसका आंसर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको सही नंबर मिलेंगे। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय ढांचे को प्रभावित करती है, जबकि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें संबंधित राज्य के स्थानीय शासन संस्थाओं की वित्तीय सुदृढ़ताओं पर केंद्रित रहती है। यानी जो केंद्र का वित्त आयोग है और जो राज्य का वित्त आयोग है उनके बीच में ये जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो वित्त का जो बंटवारा है वो कैसे हो, हमारी जो बेसिक लेवल पे जो धरातल की पंचायती राज संस्थाएं हैं वो कैसे मजबूत हो, और केंद्रीय वित्त आयोग करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो बंटवारा है वो कैसे हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो कलेक्शन करती है वो सारा मैक्सिमम जो कर का कलेक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर राज्यों को करों का कैसे बंटवारा हो, तो इसके बारे में केंद्रीय वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 के तहत जो हर 5 साल में बनता है। अभी जो 16th केंद्रीय वित्त आयोग बना हुआ है, जो केंद्र का जो वित्त आयोग था वो 16 था जिसके अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष थे, और हमारे यहाँ पे राजस्थान में 7th जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके अध्यक्ष जो है अरुण चतुर्वेदी है। तो अगर आप इनको भी लिख करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये। और 2023 में 6th जो अपना राजस्थान का राज्य वित्त आयोग था उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी, क्या क्या बंटवारा था, 6.75% ऐसा क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन में जिसने अच्छा लिखा है उसको बेहतर नंबर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में महाअधिवक्ता के कर्तव्यों, शक्तियों और राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उसकी प्रासंगिकता का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए क्वेश्चंस जो आया है ना, उसमें आप थोड़ा उसको देखिए कि क्वेश्चन को डील कैसे करना है। आपको क्या करना है, मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में उसके कर्तव्य क्या है, यानी व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट जनरल, उसके पास में पावर क्या है और उसकी न्यायिक व्यवस्था में प्रासंगिकता क्या है। यानी ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, बट देयर आर 3 सेगमेंट्स। कितने, इसमें 3 पॉइंट्स है। तो आप चाहें तो इन 3 पॉइंट्स को अलग अलग ढंग से अगर बताएंगे कि इसमें ये है, इसमें ये है, तो आप इसमें आराम से 4 और ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन आपको हर क्वेश्चन में बताना उसकी ड्यूटीज क्या है। देखिए जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 76। सेम वे अंडर आर्टिकल 165 गवर्नर ऑफ एनी स्टेट अपॉइंट एडवोकेट जनरल इन एनी स्टेट्स। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल। तो सेम वे यू हैव टू राइट इन सच ए वे कि उसके कर्तव्य क्या है, उसकी शक्तियां क्या है और उसकी न्यायिक व्यवस्था में प्रासंगिकता क्या है। न्यायिक तो देखिए आपको पता है जैसे अटॉर्नी जनरल होता है वो सरकार संसद की कोई भी समिति में भाग ले सकता है, जहां पे जरूरत हो वहां पे बैठकों में भाग ले सकता है, संसद में जाके वो बैठ सकता है, वहां पे भाग ले सकता है। इसके अलावा कहीं पे भी कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना है वो ले सकता है। सेम मैनर्स में राज्य में एडवोकेट जनरल होता है, लेकिन इसकी जो और सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ये है कि ये मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए इनको पावर मतदान का नहीं होता है, और इसके अलावा ये पार्टिसिपेट कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इनके पास में इसके पावर और शक्तियों की बात हो गई। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाअधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यानी एक तो लॉ ऑफिसर होता है, वह राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और न्यायालयों में उसका प्रमुख प्रतिनिधि होता है। ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। महाअधिवक्ता का मुख्य कर्तव्य राज्यपाल तथा राज्य सरकार को विधिक एवं संवैधानिक मामलों पर सलाह देना। वह उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित होकर उसका पक्ष प्रस्तुत करता है। उसे राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने और अपने विचार रखने का अधिकार है, हालांकि मतदान का अधिकार नहीं है। यानी कहने का मतलब ही possess the right to participate in the processing of the state legislative and to express his views although he does not hold the right to vote। यानी उसके पास right to vote का अधिकार नहीं है because he is not the member of particular legislative assembly। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है। ये है महाअधिवक्ता। और मैं पहले भी एक बार बताया था कि those points which जो included in the syllabus right now, यानी 2026 के जो सिलेबस में क्वेश्चंस ऐड किए हैं, उन क्वेश्चंस का उन जो टॉपिक्स है उस टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जो नए टॉपिक्स हैं, नए टॉपिक्स जो ऐड किए हैं, जैसे महिला आयोग है, बाल संरक्षण अधिकार है, ये जो इस बार ये महाअधिवक्ता, ऐसे उस टॉपिक के ज्यादा फोकस करना। बिकॉज आरपीएससी जनरली इट हैपेंस दैट द न्यू टॉपिक्स जो भी ऐड किए जाते हैं ना, क्वेश्चन जनरली आस्क्ड फ्रॉम दैट टॉपिक्स। तो प्लीज ये थोड़ा और ध्यान रखना, ये अच्छा है। राज्य की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य महत्वपूर्ण समन्वय स्थापित करता है। वह सरकारी नीतियों और कानूनों की संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करता है। आपने देखा होगा कि कुछ भी मैटर होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तो सरकार जनरली ये कहती है कि वो कानूनी सलाह लेगी। तो कानूनी सलाह लेने के लिए जो इनका सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। सुनिश्चित करने की सहायता करता तथा सरकारी मुकदमों के प्रभावी संचालन से न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाता है। अतः महाअधिवक्ता राज्य प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था एवं विधिक शासन के सुचारू संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि एक तरह से देयर आर वेरियस केसेस पेंडिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट आल्सो, और सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट में हो, सरकार के अगेंस्ट में बहुत सारी पीआईएल है, सरकार के अगेंस्ट में बहुत सारे ऐसे जो कानूनी मामले डाले जाते हैं। तो उसके लिए जो सरकार की तरफ से सलाहकार या सरकार की तरफ से अपना जो पक्ष रखता है ना, दैट इज द एडवोकेट जनरल इन एनी ऑफ द स्टेट। सो सेम वे आपको ये ध्यान रखना है ऐसा क्वेश्चन आए तो। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, किन मामलों में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना अनिवार्य है? तो आरपीएससी की बात हो रही है। इन विच मैटर्स इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू कंसल्ट द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जैसे सेंट्रल में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वैसे हर स्टेट में जो पीएससी होते हैं, तो जैसे राजस्थान में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसका मेनली काम होता है भर्ती करने का, इसके अलावा अनुशासनिक मामलों में सलाह देने का, पदोन्नति के मामले में देने का। तो जो ये अपने संविधान है, संविधान के भाग 14 में जो आर्टिकल 315 है, वहां से लगा करके 323 तक
इसके बारे में जो अपने यूपीएससी या आरपीएससी के बारे में जो चर्चा कर रखी है, इसमें जैसे 320 में इनके कार्य है, तो इन सब के बारे में बताया गया है कि इन किन मामलों में राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जा सकता है या अनिवार्य है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित मामलों में राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है। अब देखिए, एक तो भर्ती अभी भी जैसे आरपीएससी की जो आरएस 2026 की नई भर्ती आई है, तो इसकी विज्ञप्ति आरपीएससी ने जारी की है। तो सेम वे भर्ती पद्धति राज्य की सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी विषयों पर, नियुक्ति और पदोन्नति, सिविल सेवाओं में नियुक्ति, एक सेवा से दूसरी सेवाओं में पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तों के सिद्धांत पर भी आरपीएससी सलाह देती है। इसके अलावा अनुशासनात्मक मामले में किसी सिविल सेवक पर विभागीय जांच, निंदा, वेतन वृद्धि रोकना, पदावनति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या बर्खास्तगी जैसी सभी अनुशासनात्मक कार्य जो होती है, यानी डिसिप्लिनरी जो मैटर्स रहते हैं, उनमें भी आरपीएससी सलाह देती है। तो ये आरपीएससी से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको आपको देखना है। इसके अलावा शासकीय कर्तव्यों के पालन के दौरान कानूनी कार्यों में सिविल सेवक द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति, यानी अगर रीइंबर्समेंट है तो उसके लिए भी ये होता है। और दूसरा, पेंशन्स ऑन क्लेम ऑफ द ग्रांट ऑफ ए पेंशन और द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनी सच पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंजरी सस्टेन्ड बाय ए सिविल सर्वेंट व्हाइल ऑन ड्यूटी। इफ ए सिविल सर्वेंट इज ऑन ड्यूटी एंड इफ ही गेट्स द एनी इंजरी, देन what he will get the pension, that is also determined by the RPSC. this is told over here. तो प्लीज इन सबको ध्यान में रखते हुए 1 by 1 पॉइंट लिख के आपको बताना है कि आरपीएससी से किस मामलों में सरकार सलाह लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थानीय निकायों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण और संसाधन जुटाने में राज्य वित्त आयोग के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी राज्य वित्त आयोग है, देखिए वैसे तो जो वित्त आयोग हो या कोई और कमीशन हो, इन सब कमीशंस का क्या होता है कि एक सलाहकारी प्रकृति की भूमिका होती है, लेकिन जितने आयोग बनाए हैं, वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी, इन सब का अपना अपना रोल है। ऐसा नहीं कि सरकार इनकी बात को कंप्लीटली अवॉइड कर देती है। दैट इज ओनली कमीशंस जो होते हैं ना, उनको बैठाया इसीलिए जाता है कि वो अपनी रिकमेंडेशन दे, ताकि ऑलमोस्ट और मैक्सिमम रिकमेंडेशन उनकी मानी जाए। तो इसी तरह ये बताया है कि जो राज्य वित्त आयोग का योगदान क्या है अपने, एक तो वित्तीय सुदृढ़ीकरण करने में और एक संसाधन जुटाने में। तो आपने देखा होगा जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग का काम क्या होता है, एक तो वित्त आयोग अपना जो अभी 7th वित्त आयोग बैठा हुआ है राजस्थान में, तो वित्त आयोग क्या करता है, अपनी रिकमेंडेशन देता है कि भाई पंचायतों के पास इतना पैसा होना चाहिए, या नगर पालिकाओं के पास इतना पैसा होना चाहिए, आप जिला परिषद इनके पास इतना पैसा होना चाहिए, इनका ऐसे काम होना चाहिए, ताकि जैसे सरकार के पास जो टैक्स का रेवेन्यू है इसमें से इतना पैसा जाएगा तो धरातल लेवल पर जो विकास की योजनाएं हैं वो और अच्छी होगी। तो ये तो ये करता ही है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग ये भी बताता है कि पंचायतें हो या राज्य सरकार में से है, आप कैसे अपने वित्त को और जुटा सकते हैं और अपने संसाधन को कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी पंचायतों को भी ये सुझाव देता है कि इनके द्वारा, यानी इन तरीकों के द्वारा आप पंचायतें जो है वो और अच्छा अपना पैसा और रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो ये दोनों इसके इंपॉर्टेंट काम है। तो आपको इस 5 नंबर के क्वेश्चन में क्रिटिकली इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशंस टू द फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल बॉडीज इन राजस्थान, ये दोनों क्वेश्चंस को आपको डील करना है। राज्य वित्त आयोग राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं और नगर वित्तीय सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। इसका मुख्य कार्य राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है। स्थानीय निकायों को राज्य करों में हिस्सेदारी प्रदान कर उनके वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने में योगदान देना है। ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं के लिए नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध करना है तथा स्थानीय शासन संस्थाओं की कार्य क्षमता में वृद्धि करना है। तो कहने का मतलब है कि वित्तीय जो अपनी पंचायतें हैं वो कैसे मजबूत हो सके, उनके पास कितना पैसा जाना चाहिए पंचायतों को अपने काम करने के लिए, और पंचायत में जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो कैसे पंचायतों के लिए और अच्छा सुशासन कर सके, उसके लिए ये जो राज्य वित्त आयोग है वो आर्टिकल 243I के तहत क्या क्या रिकमेंडेशंस देता है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। हालांकि आयोग की प्रभावशीलता कुछ सीमाओं से प्रभावित है, क्योंकि जैसा देखिए वी ऑलरेडी डिस्कस, बट यू हैव टू एंड यू नीड टू राइट सच पॉइंट्स इन योर मेंस आंसर राइटिंग, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। देखिए क्योंकि इसकी सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की है, इसलिए राज्य सरकार उनके पालन हेतु बाध्य नहीं होती। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चंस। कई बार अनुदानों के वितरण में देरी एवं नौकरशाही के हस्तक्षेप से स्थानीय निकायों की स्वायत्ता प्रभावित होती है। दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस। ऑलवेज रिमेंबर दिस जेंटलमैन कि जो क्वेश्चंस को अपन क्रिटिकली एनालाइज का मतलब होता है यू मस्ट राइट प्रो एंड कॉन्स ऑफ ए क्वेश्चंस, देन ओनली यू विल गेट द गुड मार्क्स एंड वे फॉरवर्ड यू मस्ट राइट इन योर आंसर। देखिए
अतिरिक्त अधिकांश निकाय अभी भी अपने स्वतंत्र राजस्व स्रोत विकसित करने में सक्षम नहीं हो पाए, क्योंकि इनके पास में क्या है कि सरकार की जो इसमें है ना सलाहकारी प्रवृत्ति जो होती है इसकी वित्त आयोग की, तो सरकार इनके लिए बाध्य नहीं है। तो सरकार भी अपने पास देखिए बहुत सारी राज्य सरकारें, एज यू ऑल नो, बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपनी जो राजस्व के मामले में जो वित्तीय आर्थिक त्रुटि से सुदृढ़ीकरण नहीं है, बहुत सारी सरकारें जो हैं वो आर्थिक रूप से कमजोरी का सामना कर रही है। तो वो जो उसके बाद में वो क्या करती है, वित्त का पंचायतों में बंटवारा भी उस सापेक्ष में नहीं कर पाती जितना रिकमेंडेशन होता है, उससे पंचायतों का काम भी ठहर जाता है, रुक जाता है। तो यही सिचुएशन जो इसमें बोल रहे हैं। अतः स्थानीय निकायों के वास्तविक वित्तीय सशक्तिकरण हेतु एसएफसी की सिफारिशों के प्रभावी क्रियान्वयन और कराधान संबंधी अधिक अधिकारों की आवश्यकता है। यानी टू अचीव द जेन्युइन फाइनेंशियली एम्पावरमेंट ऑफ ए लोकल बॉडीज देयर इज अ नीड फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन टू द एसएफई, यानी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उनकी रिकमेंडेशन एज वेल एज द ग्रांटिंग देम ग्रेटर अथॉरिटी रिगार्डिंग टैक्सेशन। टैक्सेशन के मामले में उनकी जो अथॉरिटी है उसको अगर और ज्यादा ऑटोनॉमी दिया जाए, यानी जो जो रिकमेंडेशन है उसको हूबहू मान लिया जाए, तो मुझे लग रहा है कि पंचायतें हैं दैट इज द बेटर दे कैन डू and their ground level work। तो ये अपना क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 5 मार्क का क्वेश्चंस, दैट इज राज्य विधानमंडल के सदनों में महाधिवक्ता को प्राप्त विशेषाधिकारों के और सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो महाधिवक्ता है उन महाधिवक्ताओं के जो महाधिवक्ताओं के लिए आपका जो आर्टिकल 165 में हमने डिस्कस किया था कि उसके पास प्लस पॉइंट ये है कि वो कहीं पे कोर्ट में जाके के सरकार का पक्ष रख सकता है, सरकार के लिए बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, और उसकी लिमिटेशन जो उसका लिमिटेशंस है कि उसके पास मतदान करने का अधिकार नहीं है, ये करके ये क्वेश्चन है जो हमने पहले से डिस्कस किया है वो तो सेम। लेकिन जैसे आपने देखा होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्क अंडर आर्टिकल 88 टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी, और उसके बारे में जो उसको पास पावर है विशेष अधिकार है वो अंडर आर्टिकल 88 है। सेम वे अंडर आर्टिकल 177 एडवोकेट जनरल हैज सेम राइट्स टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ ए स्टेट। तो महाधिवक्ता का सर्वोच्च विधि अधिकारी है जिसे संविधान के अनुच्छेद 177 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदनों में कुछ विशेष अधिकार है। महाधिवक्ता को विधानसभा विधान परिषद में की कार्रवाई में भाग लेने तथा विधिक और संवैधानिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, और बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है उस समिति से संबंधित हो, और उससे विधायी विशेष अधिकार व न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। जैसे न्यायिक संरक्षण एक संसद सदस्य को प्राप्त होता है, वैसे ही उसको उस बैठक के लिए उनको भी प्राप्त होता है। हालांकि उनकी कुछ लिमिटेशंस है, महाधिवक्ता विधानमंडल का निर्वाचित सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता, केवल सलाहकार और विधिक विशेषज्ञ की भूमिका निभाता है। इस प्रकार राज्य विधानमंडल में विधिक मार्गदर्शन प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण है। दस द एडवोकेट जनरल इज ए पिवोटल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लीगल गाइडेंस विद इन द स्टेट लेजिस्लेशन, लेकिन वो स्टेट के अंदर एक जो गाइडेंस है, लीगल गाइडेंस, वो दे सकता है। अभी अपना जो एक क्वेश्चन जिसको अपन डील करेंगे दैट इज क्वेश्चन ऑफ 10 मार्कर। 10 मार्कर क्वेश्चंस में जो अब की बार लिमिट है वो 150 कर दिया है, तो आपको 150 वर्ड्स के लिए क्वेश्चंस की डिमांड को अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से एड्रेस करना है, और उसके बाद में लिखना है 1 by 1 सो दैट यू कैन राइट द बेटर आंसर्स एंड गेट वेरी गुड मार्क्स। अदरवाइज क्या होता है कि 150 वर्ड्स में जहाँ करीब करीब आपको एक और आधा यानी 1.5 पेज के आसपास मिलेगा, तो वहां पे आपको अपने अच्छे थॉट को अच्छे मतलब तारतम्यता के साथ में लिखना है ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की संरचना एवं कार्यों का विवरण देते हुए इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की विवेचना कीजिए। अब देखिए मुझे ये बताइए कि अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क का क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे आरपीएससी में, और ये जो पॉलिटी है उसमें थोड़े मार्क्स कम आते हैं, तो इसलिए आपको क्या है पॉलिटी में एक तो आर्टिकल्स लिखने, फैक्ट भी उसमें इंक्लूड करना है, प्लस उसके जो बेयर एक्ट के अंदर जैसे जैसे उसकी टर्मिनोलॉजी है उसको थोड़ा सा यूज करना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा आप जो पॉलिटी के क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें जो एक तरह से अच्छी भाषा लिखी हुई है, ऐसे लेमैन लैंग्वेज नहीं, अच्छी भाषा लिखी हुई है, उनके शब्दों का कुछ हद तक इस्तेमाल अगर आप प्रैक्टिस करके करेंगे तो उसमें आंसर मार्क्स अच्छे आएंगे। अब देखिए इसकी एक तो संरचना तो आपको पता ही है कि जैसे पहले 1+7 होते थे लेकिन अभी 1+10 कर दिए हैं, तो आपको एक तो ये ध्यान रखना आरपीएससी की संरचना, उसके कार्य क्या क्या है आपको पता है, आर्टिकल 30, 20 और 3 में उसके कार्य दे रखे हैं, उसकी भर्ती का, पदोन्नति में, अनुशासनात्मक मामलों में उसको कार्रवाई करनी है, उसकी पद काम कर लेने हैं, और उसकी चयन प्रक्रिया उसको निभानी है, ये सब काम उसके हैं। प्लस
उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किए गए संवैधानिक सुरक्षा। आपको पता ही है कि आरपीएससी के जो सदस्य हैं उसको राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन उनको जो हटाना है, उनका रिमूवल करना है, उसके लिए एक जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वो जो एक कमेटी बनाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा, और उसके बाद में जो उसकी रिकमेंडेशन आती है उसके बाद में राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो एक बार इनका चयन हो जाता है, उसके बाद में इनकी स्वतंत्र भूमिका है। इसके अलावा इनका एक बार जैसे इनको जो तनख्वाह मिलती है उसके बाद में इनकी नियुक्ति के बाद में उसमें कमी नहीं की जा सकती। ऐसा करके जो इनके पूरे पूरे स्वतंत्रता बनाए रखने के पॉइंट्स हैं उसको भी आपको लिखना है। अब देखिए अपन इसमें वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि निष्पक्ष और योग्यता आधारित भर्ती सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 315 से 323 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। दूसरी बात, इसमें एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है। अभी अपने अपने जो राजस्थान में है, तो राजस्थान में जो विधानसभा में एक कानून पास करके पहले जो 1+7 थे अभी 1+10 कर दिए, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें अधिकतम इतने सदस्य हो सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि सरकार टाइम टू टाइम कितना इसमें फेरबदल या बदलाव करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आयोग का मुख्य कार्य राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार का आयोजन करना। इसके अतिरिक्त ये पदोन्नति, स्थानांतरण एवं अनुशासनात्मक मामलों में राज्य सरकार को सलाह देता है। आरएस, आरपीएस तथा अन्य प्रशासनिक तकनीकी सेवा, मतलब राजस्थान सरकार की जितनी भी जो भर्ती है, जो आरपीएससी जिसको कंडक्ट कराती है, उसको करवाना आरपीएससी का मेन काम है। आरपीए की स्वतंत्रता। और जो अब मैं पॉइंट नंबर 3 आई एम एड्रेसिंग द पॉइंट नंबर 3 ऑफ दिस क्वेश्चन, कि जो पहले लिखा था कार्य क्या हो गया है, उसके बाद में हमने देख लिया, उसके पहले अपने देख लिया उसकी संरचना क्या होती है, फिर हमने देखा उसके कार्य क्या होते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज आरपीएससी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में क्या क्या उपाय है, दैट इज द पॉइंट नंबर 3 ऑफ दैट क्वेश्चन। तो यू मस्ट एड्रेस सिंगल बाय सिंगल all the segment of a questions। अनेक स्वतंत्रता सुरक्षा उपाय किए गए। अनुच्छेद 317 के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऑलरेडी मैंने आपको जो बताया है वो नियुक्ति के बाद उनके वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे आपको पॉइंट लिखना है। इफ यू राइट इन सच ए मैनर दीज पॉइंट्स यू विल एब्सोल्युटली गेट द गुड मार्क्स एंड एग्जामिनर्स आर देयर टू फाइंड आउट सच आंसर्स इन योर क्वेश्चन पेपर और इन योर पेपर, बिकॉज वही जो क्वेश्चन है वही आंसर जो है वो अगर आप लिखेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। सो सेम वे आपको आप पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप ऐसे लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, बट यू मस्ट हाईलाइट योर एग्जैक्ट आंसर। जैसे 6 और 62 को आपने कर दिया, 315 को आपने आर्टिकल में कर दिया, फिर आपने जो ये पॉइंट्स बताए उसमें आपको ये लिखना है। आयोग का व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है जिससे वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त पुनर्नियुक्ति संबंधित प्रतिबंध और राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा आयोग की निष्पक्षता को सुदृढ़ करते हैं। आरपीएससी राज्य प्रशासन में पारदर्शिता, योग्यता एवं सुशासन सुनिश्चित करने वाली महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। इसके अलावा आप वो भी लिख सकते हैं कि जैसे मेंबर है वो मेंबर वापस नहीं मेंबर बन सकता है, वो जो अध्यक्ष या दूसरे आयोग में अध्यक्ष बन सकता है। ऐसे जो आप डायमेंशंस और कवर करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज के लिए जो हमने हमारी जो ये ओलंपिक वाला डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसके बारे में हमने ये देखा है कि जो स्टेट पॉलिटी के क्वेश्चन है उनको कैसे डील करना है। तो अभी आपका आरपी जो आरएस 2026 है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। एग्जाम अभी 6 मंथ्स लेट है प्री का। मेंस एग्जाम में करीब अप्रैल में भी अगर एग्जाम होता है तो 10 महीने का आपके पास टाइम है, तो आप बहुत ही बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग अभी जीरो से शुरू कर रहे हैं दे कैन अफोर्ड आल्सो टू गेट देयर नेम इन द मेरिट लिस्ट। सो प्लीज आप अच्छी तैयारी कीजिए एंड मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स ए लॉट।